मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण, समझिए क्या है ऑल इंडिया कोटा स्कीम। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और में आज बात कर रहे हैं मेडिकल में आरक्षण की नई नीति पर। कल केंद्र सरकार ने देश में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला किया। इस फैसले के तहत अब देश भर के मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को भी आरक्षण मिलेगा। यानी ये फैसला केंद्र की मोदी सरकार का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो देश के पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सीधे तौर पर फायदा देगा। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस फैसले के क्या मायने हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इस निर्णय के बाद किसको कितना आरक्षण मिलेगा। त्वरित फैसले लेने के लिए विख्यात केंद्र की मोदी सरकार ने 29 जुलाई को मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। सरल शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक फैसला ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से ही लागू होगा। इसके तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, डेंटल, मेडिकल और डिप्लोमा में 5,550 कैंडिडेट्स को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस निर्णय से हर साल एमबीबीएस में लगभग 1500 ओबीसी एवं 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश मिल सकेगा। वहीं मेडिकल के स्नातकोत्तर कोर्स में 2500 ओबीसी छात्रों और करीब 1000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। ये ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि आज़ादी के बाद से 73 वर्षों में देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मोदी सरकार का ये फैसला इसी सत्र से यानी 2021-22 से लागू हो जाएगा। इसमें ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत ओबीसी समुदाय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को एमबीबीएस, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ सर्जरी, डिप्लोमा, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और एमडीएस के मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण के आधार पर दाखिला मिल सकेगा। इस मामले में फैसला लेने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2021 को इसी मुद्दे को लेकर बैठक की थी। मीटिंग के 3 दिन बाद ही केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर प्राप्त करने और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान बनाने में मदद करेगा। ऑल इंडिया कोटा स्कीम की शुरुआत वर्ष 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हुई थी। तब इस स्कीम के तहत ये व्यवस्था की गई कि छात्र दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में भी प्रवेश ले सकें। उस समय अंडर ग्रेजुएट की 15% सीटें और पोस्ट ग्रेजुएट की 50% सीटें दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए आरक्षित की गई। हालांकि वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑल इंडिया कोटा स्कीम में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15% सीटें और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% सीटों का आरक्षण को मंजूरी दे दी। वर्ष 1980 में आई मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तब देश में ओबीसी समुदाय की कुल आबादी लगभग 52% थी। इसके लिए तब मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना के आंकड़ों के आधार बनाया था। 1931 की जनगणना हमारे देश की आखिरी ऐसी जनगणना थी जिसमें जातियों के हिसाब से जनगणना की गई थी। हालांकि इसमें एक खामी ये थी कि तब नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था शुरू नहीं हुई थी और काफ़ी लोगों ने खुद को ऊंची जातियों का बताया था। यानी अगर लोग ईमानदारी से बताते तो ओबीसी समुदाय की आबादी और ज़्यादा होती। वर्ष 2007 में जब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की तो इसमें बताया गया कि देश में ओबीसी समुदाय की आबादी 41% है। हालांकि अनौपचारिक आंकड़े के मुताबिक देश की कुल आबादी में ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी 54% है। यानी आज जो फैसला लिया है जो इस विशाल समुदाय को सीधे तौर पर साधने का काम करेगी। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार का जोर ओबीसी समुदाय पर ज़्यादा रहा है। अभी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो सरकार में ओबीसी समुदाय के मंत्रियों की संख्या 27 हो गई थी और आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब इस समुदाय को भारत की सरकार में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिला। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। इस फैसले का एक बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी दिख सकता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय की आबादी 42 से 52% के बीच है। ये अनौपचारिक आंकड़ा है, सही आंकड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि आज केंद्र सरकार के इस फैसले से ऊंची जातियों के लोगों में नाराजगी बढ़ जाए। ऐसे लोग सरकार से नाराज हो जाए जो आरक्षण का विरोध करते हैं और सबको समान अवसर की बात करते हैं। इसलिए इस फैसले के जहां फायदे दिखते हैं
तो कुछ नुकसान भी इसमें है। मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण के इस फैसले के साथ आज देश की नई शिक्षा नीति को भी 1 साल पूरे हो गए। वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश के स्कूल और कॉलेज पिछले 1.5 वर्षों से बंद है, लेकिन यह शिक्षा नीति अपना काम लगातार कर रही है। इस पर कोई ताला नहीं लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने के साथ आज आपको ये बात याद रखनी है कि आरक्षण पर केंद्र सरकार का ये फैसला लंबे समय तक अपना प्रभाव रखेगा। हालांकि इसके भी कुछ साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए एक टूल भी डेवलप किया जा चुका है। इसके अलावा साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानी एक सब्जेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा और दिव्यांगों को भी मदद मिलेगी। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।